साथियों जय हिंद। अब वो समय आ गया है जब मोदी जी को सत्ता से बाय बाय करना पड़ेगा, सत्ता छोड़नी पड़ेगी। असलियत में ये मैं नहीं कह रहा, ये जो राजनीतिक गलियारों में जो हालात बन रहे हैं, ये सारे हालात मिला के जो इंडिकेट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि मोदी जी अब आखिरी चरण में चल रहे हैं और कभी भी उन्हें सत्ता से जाना पड़ सकता है। अगर आपको बात समझनी है तो उसके लिए मेरी बात सुननी पड़ेगी। 5-6-7 मिनट की इस वीडियो में मेरे साथ में रहना पड़ेगा। एक एक बातों को तथ्यों के साथ में मैं आपके सामने रखूंगा। मैं आपका साथी भाई ओमवीर देशवाल अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की। असलियत में ये मोदी जी की तीसरी टर्म है, तीसरा कार्यकाल है और 10 साल का जो कार्यकाल उनका रहा बेहद बढ़िया रहा। उन्होंने घूमने फिरने में, लोग भावन बातें करने में अपने 10 साल गुजार दिए। सत्ता पूरी तरह से उनके हाथ में थी। किसी केंद्रीय मंत्री की कोई इज्जत नहीं थी, किसी एमपी एमएलए का तो कोई लेना देना ही नहीं था। जो मोदी जी ने बोल दिया, जो अमित शाह ने बोल दिया, जो नड्डा जी ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हुए, उन्होंने जो बोल दिया वही माहिष्मती का आशीर्वाद और उन्हीं की आवाज़ मान ली जाती थी और सब कुछ उनके हिसाब से चलता था। लेकिन ये अब समय बदला है और जो समय बदला है वो उनके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि एक तो संख्या बल उनके पास में नहीं है। जो 2 टर्म थी उसमें उनके पास में प्रचंड बहुमत हुआ करता था। पिछले अगर कार्यकाल की बात करें तो 303 सीटें उनके पास में थी, जो अब घट के 240 सीटें रह गई हैं। मतलब कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत पड़ती है, लेकिन 240 सीटें उनके पास है। 32 सीटों की कमी है और यहीं से मोदी जी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अभी मैं लेके चलता हूं आपको पहलगांव में, जहां पर 4 लोगों ने के कितने सारे हिंदुस्तानी जो टूरिस्ट थे वहां पे उनकी हत्या की। उनसे कुछ लोगों ने बताया कि धन भी पूछा गया। पूरा जो ये घटनाक्रम था ये सवालों के दायरे में आता है। ये भी सवाल है कि इतनी दूर से सीमा पार करके हथियारों के साथ में 4 लोग कैसे वहां पर पहुंच गए। ये भी सवाल है कि उनके पास इतना समय कहां से आया कि वो धीरे धीरे लोगों से बातें कर रहे थे, मार रहे थे, उनसे ये पूछ रहे थे कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। ये सवाल थे। और उसके बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो तो पूरा ये समझ लीजिए कि मोदी जी की ताबूत में आखिरी कील ठुकने के बराबर था। असलियत में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से विफल रही। पूरे दुनिया के अंदर जग हंसाई हुई और थू थू हुई और सेना ने अपना बढ़िया काम किया, लेकिन जो राजनीतिक लेवल पर जो चीज़ें होनी चाहिए थी उनमें इतनी सारी खामियां थी कि हमें जग हंसाई का सामना करना पड़ा। मीडिया ने हमें बता दिया कि हमारी सरकारें लाहौर पहुंचने वाली है, कराची पहुंचने वाली है, इस्लामाबाद पे हमला हो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि अचानक हमारा सीज फायर कर दिया गया है। बहुत सारे सवाल यहाँ थे कि आप आगे से हमला कर रहे हैं और पीछे आप पाकिस्तान से बातें कर रहे हैं, उनसे हाय बाय कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले कई चरणों में बातचीत हुई। उसमें सेना के अलग अलग अधिकारियों से भी बात थी, उसमें विदेश मंत्री से भी हमारी बातचीत थी, रक्षा मंत्री से भी थी, दूसरी पार्टियों के साथ में थी, अनेक दर्जनों ऐसे मीटिंग की गई। लेकिन जब सीज फायर हुआ तो 2 अधिकारियों ने, एक पाकिस्तान के अधिकारी जेडमओ ने और एक हमारे हिंदुस्तान के ने बात कर ली और सीज फायर कर दिया। उसमें ना रक्षा मंत्री की जरूरत पड़ी, ना विदेश मंत्री की जरूरत पड़ी, ना गृह मंत्री की जरूरत पड़ी, ना प्रधानमंत्री का कुछ रोल रहा। तो इतने बड़े जो एक जंग की शुरुआत हुई उसे खाली 2 अधिकारियों ने बातचीत करके कैसे निपटा दिया, सवाल रहे। और पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल गिराने से पहले, हमला गिराने से पहले हमारे विदेश मंत्री ने खुद कह दिया कि हमने उनसे पहले बता दिया था पाकिस्तान को कि हम हमला करने वाले हैं। ये कौन सा हमला हुआ भाई? जो कोई भी दुश्मन हमला करने से पहले किसी को बताता नहीं है कि भाई आप सावधान हो जाइए, हम हमला करने वाले हैं। दूसरा जो एक सवाल संकट खड़ा हुआ वो हुआ सीज फायर को लेकर कि जब युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में था तो उसके सीज फायर की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री करते, गृह मंत्री करते, रक्षा मंत्री करते, विदेश मंत्री करते, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उसकी घोषणा की, एक एक्स पे अपना मैसेज डाल दिया। अब वो बार बार कहते जा रहे हैं कि हमने सीज फायर किया और इन दोनों को डांट धमका के भारत पाकिस्तान को कहा कि अगर आप सीज फायर नहीं करोगे तो हम आपके साथ में व्यापार नहीं करेंगे। वो कम से कम 30-35 बार बोल चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर लगातार मोदी दबाव में रहे। एक बार भी उनकी ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि ट्रंप साहब आप गलत बोल रहे हैं, आपके कहने से हमने सीज फायर नहीं किया। और ऐसा मोदी बोल भी नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कि सीधे सीधे सबको समझ में आ रहा है कि भाई जब पहला एक्स
जो पहली सूचना थी सीज फायर की, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति दे रहे हैं, उनके एक्स पर लिखा आ रहा है, तो हम कैसे मान ले कि सीज फायर उन्होंने नहीं करवाया। इसके बाद में आ जाती है बात, और जो हालात खराब हुए वो हालात खराब हुए हैं टैरिफ वार को लेकर। मोदी जी ने कितनी बार कहा कि अमेरिका से हमारे कितने अच्छे संबंध है, मोदी मेरे दोस्त हैं, और अब की बार ट्रंप सरकार ये भी बोला, और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप भी उन्होंने बोला। कितनी बार राष्ट्रपति ट्रंप से अपनी दोस्ती के कसीदे निकाले मोदी जी ने। लेकिन जब टैरिफ वार की बात आई तो हिंदुस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स बढ़ाए गए, टैरिफ लगाया गया। जो दूसरे देश थे, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, इनके ऊपर टैरिफ इनके ऊपर भी लगाया है, लेकिन बहुत कम है। तो ऐसे में कहाँ मोदी जी की दोस्ती गई, अमेरिका ने कहाँ मोदी से दोस्ती का वो किया। ऐसे में हिंदुस्तान को चाहिए था, मोदी जी को चाहिए था कि वो भी 50% टैरिफ लगा देते, क्योंकि जिन लोगों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ अपना टैरिफ बढ़ाया है, वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति झुकते हुए नजर आए हैं। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी लगातार दबाव में रहे, कहीं भी उन्होंने टैरिफ नहीं बढ़ाया। बल्कि सुनने में आ रहा है कि 11% का टैक्स उन्होंने कपास के ऊपर कम कर दिया है, जिससे कि उनकी कपास, अमेरिका की कपास हिंदुस्तान की कपास से भी सस्ती हो जाएगी। इसके बाद में जो एक सबसे बड़ा मुद्दा खुल के आया, वो आया वोटर चोरी को लेकर। जब राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाकर पत्रकारों के बीच में एक स्क्रीन लगा के एक एक वोट के बारे में ये बताया कि इस एड्रेस पे 100 वोट हैं, इस पे 200 वोट है, इस पे एक कमरे के ऊपर 300 वोट है, एक एक नंबर बताया, वोटर नंबर बताया, एपिक नंबर बताया, और उन्होंने बताया वोटर लिस्ट में इन लोगों की वोट काट दी गई है, लेकिन ये जीवित है। और वो एक एक चीज को जो खोल के पड़ताल करके सबूतों के साथ में, तर्कों के साथ में, जो राहुल गांधी ने पूरी कॉन्फ्रेंस के सामने दिखाया है, वहाँ से हिंदुस्तान के लोगों का मोदी सरकार के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास उठ गया है। और ये पूरे देश में एक अवधारणा बनी है, ये बात माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार वोटों में गड़बड़ और हेरफेर के दम पर ही चुनाव जीतती है। अभी कुछ और तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको ये लगेगा कि मोदी जी की कुर्सी हिलने लगी है और वो कभी भी जा सकती है। मैं बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि मोदी जी की सरकार कितने तारीख तक गिर जाएगी, ये एक तथ्यों के ऊपर मैं बताऊंगा, और आप भरोसा करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा चांस है कि उस तारीख से पहले मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अभी एक हाल ही में एक वाकया हुआ जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ले लिया गया। इस्तीफा उन्होंने दिया, उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारण बताए, लेकिन किसी को ये गले से उतर नहीं रही है कि जो ठीक ठाक बंदा था, शाम तक ठीक ठाक था, उसका स्वास्थ्य खराब कैसे हो गया। जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनके बारे में मीडिया को और राजनीतिक हलकों में किसी को कोई जानकारी नहीं है, वो बीमार है या ठीक है या नज़रबंद है, उनके बारे में कोई भी खबर बाहर नहीं आई है। तो उनके बारे में एक बात जो अब उठने लगी है कि अपने आखिरी समय में उपराष्ट्रपति होते हुए जगदीप धनखड़ जी दूसरी पार्टी के नेताओं से बात करने लगे थे। उन्होंने शायद हवा को पहचान लिया था कि मोदी जी की अब वो बात नहीं हुई है, जब से उनकी सीटें 303 से घट के 240 पे आई है, इनकी सरकार में कोई मजबूती बची नहीं है, कभी भी जा सकती है। तो उन्होंने कई विपक्षी नेताओं से बातचीत करनी शुरू कर दी थी, जिसका अंदेशा ये जाता है कि वो दूसरी पार्टियों के साथ में साठगांठ करने लगे थे, सरकार को गिराने के तरकीबें बताने लगे थे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को ऐसा लगा कि ये इंसान अब हमारे काम का नहीं रहा, इसलिए इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। उनसे इस्तीफे पे साइन करवा लिए गए, उन्हें विदाई भाषण भी नहीं देने दिया गया। अंबानी परिवार से मोदी जी की जो नज़दीकियां हैं, अंबानी परिवार हो या अडानी परिवार का जो घराना है, इनसे मोदी जी की जो नज़दीकियां, जो दोस्ती है, जो भाईचारा है, वो सारी दुनिया को पता है। लेकिन अभी परसों खबर सुनने में आई है कि मुकेश अंबानी के बेटे पर जो वंतारा प्रोजेक्ट चलाते हैं, उनकी जांच हो रही है। तो अंबानी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, जबकि अंबानी ने हमेशा चुनावों से लेकर खरीद फरोख्त से लेकर हर जगह मोदी जी का साथ दिया है। और आज मोदी जी उसी इंसान के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति मुलाकात करने के लिए अंबानी को बार बार बुला रहे हैं। तो इनके अंदर ये थोड़ा सा ये हीन भावना एक आ गई है कि भाई
ये तो एक कारपोरेट घराना है, उसके हेड को तो बुलाया जा रहा है, मैं प्रधानमंत्री, मेरे को नहीं बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हैं मोदी जी। तो अंबानी को दबाने के लिए उनके खिलाफ भी जांच शुरू हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ इस बात को भी छोड़िए, इससे भी बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी जो एक कद्दावर नेता है, जो आरएसएस का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के पास के अंदर उनका एक बहुत बड़ा कद है। बल्कि लोग तो कहते हैं कि मोदी जी के बाद में अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो नितिन गडकरी बन सकते हैं। उनका बेटा जो E20 के चलते एक चल रहा है कि भाई पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट होनी चाहिए 20%, तो उसका निर्माण नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी में होता है, जो सबसे बड़ी कंपनी मानी जा रही है। नितिन गडकरी के बेटे के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। तो इससे पता चलता है कि एक अंदरूनी रूप से कुछ ना कुछ मोदी जी के साथ में बड़ा चल रहा है, होने वाला है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके अलावा बहुत सारे सबूत हैं कि जिनसे ऐसा लगता है कि मोदी जी की सरकार जाने वाली है। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि भाई मोदी जी की सरकार कब जा सकती है। अभी देखिए 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और इसमें संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जीत की स्थिति में है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में व्हिप जारी नहीं होता और इसमें क्रॉस वोटिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगर एक छोटे से दल ने भी, एक छोटी सी लॉबी ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी तो उपराष्ट्रपति विपक्ष का बन जाएगा, जो मोदी जी के लिए एक बहुत ही दिक्कत और शर्मसार करने वाली स्थिति होगी। उसके बाद तो उनके ऊपर रिजाइन करने का बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा। और ये जो क्रॉस वोटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जी ऐसा नहीं हो सकता, इसके बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि 20% लोग एक गांव से लेकर संसद तक 20% लोग ये इस तरह के होते हैं कि वो देखते हैं कि जीतने वाली कौन सी पार्टी है, जीत का पलटा किधर है, हम जीत की तरफ जाएंगे। और अब कुछ लगने लगा है कि विपक्ष भी अगर एकजुट हो गया तो वो जीत सकते हैं। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें संजीव बालियान को जिताना चाहते थे मोदी जी और अमित शाह, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुआ और उनके संजीव बालियान नहीं जीते, संजीव बालियान को हार का मुंह देखना पड़ा। तो अभी कुछ दिन पहले जब मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ उनके सांसद जा सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति में चले जाए तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं करना चाहिए। नंबर 1। दूसरी बात कि मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं और उनका ही बनाया हुआ नियम है कि 75 साल में लोगों को अपना पद छोड़ देना चाहिए। 75 का साल का होते ही उनके ऊपर रिजाइन करने का प्रेशर आएगा, जो कि सितंबर में वो 75 साल के होने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मोदी जी का कार्यकाल मात्र 2 से 3 महीने का बचा है। उसके बाद आप किसी दूसरे प्रधानमंत्री को देखेंगे, हो सकता है कोई दूसरी पार्टी की भी सत्ता आ जाए, सत्ता पलट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।